हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 7 ऑफ बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम के बारे में। मेरे को पता है सेमेस्टर 6 तक तो सब बात कर रहे हैं, सारे टीचर्स सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, बस सेमेस्टर 7 की कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे हैं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर आपको मैं सिलेबस भी समझाऊंगी, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से, सब बताऊंगी। देखो, आपका एक तो यहाँ पे होगा DSC सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको एक DSE लेना है, 2 DSC लेने हैं आपको, DSE, ठीक है। एक तो DSC सब्जेक्ट होगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। आपको पता होगा कि DSC सब्जेक्ट सबका सेम ही होता है, और जो DSE है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो आपका होता है, ठीक है, वो 2 आपको लेने हैं। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का GE है और उन्हें GE में माइनर चाहिए तो वो अपना GE कंटिन्यू करेंगे, जनरल इलेक्टिव। और जिनको स्पेसिफिकली जी नहीं चाहिए या जी में माइनर नहीं चाहिए तो वो एक और DSE सब्जेक्ट ले लेंगे। लेकिन क्योंकि आप प्रोग्राम स्टूडेंट हैं और आपका एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कोई भी थीसिस राइटिंग नहीं है, तो इसीलिए आपको SEC भी एक लेना पड़ेगा, सेक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे DSC में भी चॉइस है। कैसे चॉइस है ये समझो। अगर आपने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 एज अ जी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने ये वाला जी पहले कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा होता है कि उनकी माइनर ही जीई में होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने पहले पढ़ा होता है। अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ये वाला ध्यान से देख लो, इसका यहाँ पे कोड नंबर भी दे रखा है, या फिर ये वाला भी, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने ये दोनों पेपर नहीं पढ़े हैं या इनमें से कोई एक भी पेपर नहीं पढ़ा है, दोनों ना पढ़े हो, एक भी ना पढ़ा हो, तो आप लेंगे बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। ये आपका कंपलसरी आपको अलॉट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये वाले पेपर में से कोई एक भी पेपर पढ़ा है तो आपको अलॉट होगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये दोनों ही पेपर में 3 का लेक्चर है, 1 का ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, 4 क्रेडिट का ये होने वाला है, ठीक है। अगर आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है तो देखो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस काफ़ी आसान पड़ता है एज कम्पेयर टू बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। क्यों? क्योंकि पहले तो इसका कंटेंट ईजिली आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, कोई बुक वगैरह ऐसी नहीं मिलेगी। बुक होगी भी तो वो बुक ऐसी है कि आप उन्हें पढ़ के ना खुद परेशान हो जाओगे, क्योंकि आधा तो उसमें कंटेंट पूरा ही नहीं है, ठीक है, आधा अधूरा दे रखा है, दूसरा उसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा टफ है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या बोला कि आपको 2 DSE कंपलसरी लेने हैं, और अगर आपने जी कंटिन्यू करा है तो जी लेना है, या फिर अगर जी नहीं कंटिन्यू करा है तो फिर DSC लेना है, ठीक है। तो कौन कौन से DSC आपको ऑफर कर रहे हैं, तो देखो, एक तो बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। अगर आपने 6 सेमेस्टर में ये पढ़ लिया है ना, बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा, तो आप ये नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी लेते हो तो 2-3 का लेक्चर होगा और एक इसमें प्रैक्टिकल है। देन उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफर करा जा रहा है, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी इन HR, इंटरनेशनल फाइनेंस, देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देखो, 6 सेमेस्टर में कुछ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को एडवर्टाइजिंग दिलाया गया था इंस्टेड ऑफ बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी, तो उन लोगों को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परक्विजिट दे रखा है कि आपने अगर एडवर्टाइजिंग पढ़ा है ना एज अ DSC, तभी आप इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन ले सकते हो। इसके अलावा आपको रिटेल मैनेजमेंट दिया जा रहा है, कंज्यूमर अफेयर एंड सॉवरेनिटी दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट दिया जा रहा है। देन उसके बाद, हाँ, इतना ही है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि मैम ये 9 DSC में से मैं कोई सा भी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। देखो, आपका जो कॉलेज है ना, वो एक फॉर्म निकालेगा। पहले हम रेगुलर वालों की बात कर रहे हैं, फिर सोल वालों का बताऊंगी। आपका जो कॉलेज है ना, वो एक फॉर्म निकालेगा, ठीक है। उसमें वो आपको चूज करने के लिए देगा कि कौन कौन से DSC वो ऑफर कर रहा है, क्योंकि कॉलेज आपको पूरे 9 के 9 DSC ऑफर नहीं करेगा, नहीं, वो 3 से 4 ही DSC ऑफर करेगा और उसमें से ही आपको एक चूज करना होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपकी क्लासेस शुरू हो गई है और आपको अभी तक DSC ऑफर हो चुका है तो कौन सा DSC आपको ऑफर हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है,
और बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी ये ऑफर किया जाता है। अगर बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है तो उस केस में आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफर किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सोल वाले स्टूडेंट्स को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि मैम हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, आपको सब्जेक्ट अलॉट होंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से। ठीक है, पूरी डिटेल वगैरह आपके टीचर्स आपको बता देंगे। अब आ जाते हैं हम सिलेबस पे। तो देखो, बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए ये कुछ सिलेबस होने वाला है। आपका जो पेपर था बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, यहाँ पे उसका सिलेबस है। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, वेरिएबल, सब्जेक्ट मैटर, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, बिजनेस डिसीजन, बिजनेस साइकिल, बिजनेस पॉलिसी, ये सब आपको पढ़ना है। आउटपुट गैप क्या होता है, बिजनेस साइकिल क्या होती है। देन उसके बाद आपकी जो सेकेंड यूनिट है, यहाँ से तांडव शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना है इकोनॉमी शॉर्टकट। मतलब जो आपने सब कुछ पढ़ा है ना अब तक, वो सब ही पढ़ना है और उससे ज़्यादा ही पढ़ना है। यहाँ पे आपको एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, ADAS अप्रोच, कुछ याद आया 12th में पढ़ा होगा, ADAS अप्रोच, SI अप्रोच, वो पढ़ना है। इसके अलावा आपको मल्टीप्लायर भी पढ़ना है। मैम ये तो सब हमने 12th में पढ़ लिया। नहीं, रुको, आपने मल्टीप्लायर पढ़ा था सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में, बट यहाँ पे आपको 3 सेक्टर इकोनॉमी भी पढ़नी है, उसका मल्टीप्लायर भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको ISLM फ्रेमवर्क पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल स्पेसिफिकली लिखा है कि ISLM के फ्रेमवर्क के न्यूमेरिकल भी आएंगे। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी आपको पढ़ना है, उसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होती है। अब 12th में आपने सिर्फ बेसिक पढ़ा था मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का, बट यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। देन एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एनालिसिस पढ़ना है। टैक्स रेट क्या होता है, आपने जब 12th में पढ़ा था तो वहाँ पे टैक्स रेट का कोई रोल नहीं था, बट यहाँ पे आपको टैक्स रेट भी पढ़ना पड़ेगा। मोनेटाइजिंग बजट डेफिसिट पढ़ना है। देन आपकी जो थर्ड यूनिट है, वहाँ पे डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी पढ़ना है, जहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पढ़ना है, उसका डिमांड फॉर मनी में मोटिव, इंटरेस्ट रेट, ग्रिशम लॉ पढ़ना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मतलब पिछले साल के स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा है, उनके एग्जाम में आया है। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, फिस्कल ट्रांजेक्शन अप्रोच, टॉप इन पोर्टफोलियो बैलेंस एंड इतनी सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। देन आपका जो यूनिट 4 है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, अब आप इसे पूरा ऐसे ही समझ सकते हो कि ये यूनिट 4 और ये से आप यूनिट 5 जितना ही समझ सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो ये 8 आवर्स का है और ये 12 आवर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इन्फ्लेशन आपको, कॉज एंड इफेक्ट, फिस्कल इक्वेशन, डिमांड, वो सब पढ़ना है। तो उसके बाद फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सेविंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस पे। तो यहाँ पे देखो, मैं बस सिलेबस डिस्कस नहीं कर रही हूँ सारे सब्जेक्ट का, बस मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसे रोक के पढ़ सकते हो। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का है, ये आपका DSC सब्जेक्ट ही होगा अगर आपको ऊपर वाला सब्जेक्ट नहीं मिला तो यहाँ पे आपको सिर्फ बैंकिंग के कोर बिजनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्क साइज मैच्योरिटी, एसेट ऑफ बैंक, लायबिलिटी मिसमैच, बैंकिंग रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये सिलेबस आसान है। हाँ, ये ऊपर वाला जो आपका सब्जेक्ट है ना, उससे तो आसान पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान है, बट हाँ उस सब्जेक्ट से आसान है। देन उसके बाद बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी का आपका ये सिलेबस रहने वाला है। देखो, जो 6 सेमेस्टर में सिलेबस था ना, वही सेम ही है। तो अगर कोई मैंने अगर यूट्यूब पे पढ़ाया है 6 सेमेस्टर वाला, तो वो 7 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है आपके में। ठीक है, देन उसके बाद आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिलेबस आप देख सकते हो, ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिलेबस, नॉट सो हार्ड बट या आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देन टेक्नोलॉजी इन HR का सिलेबस कुछ इस तरीके से दिखता है। ऑल्सो ये जो सिलेबस की PDF है ना, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ताकि आप अच्छे से देख सको। इस PDF का पेज नंबर देख लो, ये 153 से शुरू हो रहा है सिलेबस। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी PDF है, कहीं आप फिर परेशान हो। अब चलते हैं BCom ऑनर्स पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे BCom ऑनर्स स्टूडेंट्स का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो 7 सेमेस्टर का क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि आपको या तो एकेडमिक प्रोजेक्ट लेना है, या तो एकेडमिक प्रोजेक्ट आपको लेना है, या फिर आपको डिसर्टेशन लेनी है। ठीक है, या फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप लेनी है। ठीक है, आपको इनमें से कोई एक चीज चूज करना है। देखो, डिसर्टेशन में क्या होगा, डिसर्टेशन में आपको खुद से एक सिंगल स्टूडेंट्स को
अपनी पूरी थीसिस लिखनी पड़ेगी। एकेडमिक प्रोजेक्ट के अंदर क्या होने वाला है कि आप ग्रुप में काम करोगे। एकेडमिक प्रोजेक्ट में कोई भी सिंगल स्टूडेंट सिंगल काम नहीं करता है। आपका 3 से 4 का या जितने में आपके टीचर कंफर्टेबल होंगे, आपके सुपरवाइजर कंफर्टेबल होंगे, उतने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता है, ठीक है। फिर आपको आपका टॉपिक अलॉट किया जाता है एंड यू नीड टू वर्क इन अ ग्रुप, ठीक है। बट डिसर्टेशन में क्या होता है, डिसर्टेशन में हर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली काम करना होता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आपको ग्रुप में आप कर सकते हो, आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, अपना स्टार्टअप आइडिया देना पड़ता है। 7th सेमेस्टर में लगभग गाइडलाइंस आ जाएंगी, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ कि अगर ये डिसर्टेशन और एकेडमिक स्ट्रक्चर और एंटरप्रेन्योरशिप की अगर लेटेस्ट गाइडलाइन आती है तो हम वो देख लेंगे, वरना पिछले साल वाली जो थी वो मेरे पास है, मैं आपको वो डिस्कस कर दूंगी। ये अभी आप बाद में मैं आपको बता दूंगी, अलग वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं सिलेबस पे। तो देखो, ये तो आपका अलग हो गया। इसके अलावा आपको भी क्या करना है, बीकॉम प्रोग्राम की तरह ही रहेगा बट आपका थोड़ा अलग रहेगा, उसे समझो। पहले तो आपका एक डीएससी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। एक डीएससी सब्जेक्ट के बाद एक आपका हो गया डीएससी सब्जेक्ट, उसके बाद आपके 2 डीएसई रहेंगे, प्लस ये है कि अगर आपने जीई कंटिन्यू करना है अपना, तो आप अपना जी ले सकते हैं या फिर डीएससी भी ले सकते हैं। एक चीज़ और, ये दोनों है बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए भी और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए भी। देखो, आपको पता है आपको 7 सेमेस्टर्स में जी लेना पड़ेगा, मतलब आपके टोटल 28 क्रेडिट होने चाहिए, है ना। 28 क्रेडिट होने चाहिए और हर बार जी पेपर पढ़ने से आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। तो मतलब आपको 7 बार उसी डिसिप्लिन का जीई पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि अब 4th ईयर कर रहे हैं, बट उनका अभी तक कितनी बार जी हुआ है, सिर्फ कितने जी हुए हैं, या तो 5 हुए होंगे या 4 हुए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि आप 4th ईयर कर रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक डीएससी तो आपके पास रहेगा, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप 2 जी पेपर भी पढ़ सकते हो। आप 2 जी पेपर पढ़ लो और एक डीएससी पेपर पढ़ लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपका 7 बार जी जो आपको पढ़ना है, 28 क्रेडिट जो पूरे करने हैं, वो सिर्फ एक जी पढ़ने से पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। एक जी पढ़ने से पूरा नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो कि 7th सेमेस्टर में ही आप 2 बार जी ले सकते हो। 8th सेमेस्टर में भी आप 1 बार ले लेना, 2 बार जी ले लेना, आपकी मर्जी है। तो आप समझ पा रहे हो, आपका डीएससी तो रिप्लेस नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा जो डीएसई है उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि आपको जी लेना है, डीएससी रखने हैं, कितने डीएससी रखने हैं, तीनों डीएससी भी रख सकते हैं, एक डीएससी भी रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये दोनों ही के लिए है, प्रोग्राम वालों के लिए भी, ऑनर्स वालों के लिए भी, कि अगर आपको माइनर चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, ओके। देखो, जैसे मैंने प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया था, ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपने ये दोनों पेपर में से कोई एक भी पेपर पढ़ा है ना, तो आपको मिलेगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन दोनों पेपर में से कोई पेपर नहीं पढ़ा है तो आपको बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी मिलेगी, ठीक है। सिलेबस प्रोग्राम वालों का और ऑनर्स वालों का दोनों का सेम ही होने वाला है। एंड पिछले साल तो पेपर भी आपका डिट्टो सेम आया था, ऑनर्स वालों का भी और प्रोग्राम वालों का भी। तो अगर आप प्रोग्राम स्टूडेंट हैं तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपका पेपर आसान आएगा, क्योंकि पिछले साल तो बिल्कुल सेम पेपर था। और आप ऑनर्स स्टूडेंट हैं तो आप ये मत सोचना कि ठीक है मेरे पर पेपर तो हमेशा हार्ड ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका सेम ही आने वाला है, आपका सिलेबस भी सेम होने वाला है, आप सेम ही साथ बैठ के ये सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। देन उसके बाद आपके डीएससी सब्जेक्ट में क्या क्या ऑफर हो रहा है, तो देखो, जो प्रोग्राम वालों को ऑफर हो रहा होगा वही है। एक तो है बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगर आपने 6 सेमेस्टर में से पढ़ लिया है तो फिर आप ये नहीं ले सकते, नहीं पढ़ा है तभी ले सकते हो। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हेजिंग, प्रोडक्ट फ्यूचर, ऑप्शन स्वैप। थोड़े ऑप्शन अलग होंगे बिकॉज आप ऑनर्स स्टूडेंट हैं, थोड़े ऑप्शन तो अलग होंगे लेकिन कंप्लीटली अलग नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, हेजिंग, फाइनेंशियल, प्रोडक्ट फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप, ये आप तभी ले सकते हो अगर आपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पढ़ रखा है तो। देन उसके बाद बिजनेस वैल्यूएशन है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कब लोगे, अगर आपने एडवर्टाइजिंग पढ़ा है तो। देन मार्केटिंग रिसर्च, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग एंड द टैक्स मैनेजमेंट, ये आपको ऑफर हो रहा है। अब ये तो हो गई सब्जेक्ट के बारे में बात, स्ट्रक्चर के बारे में बात, मैम आपने सब बता दिया। अब ये बताओ पढ़े कैसे, पढ़ाई कैसे होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी आपके पास टाइम है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, एंड वक्त के लिए मत छोड़ना। क्योंकि पिछली बार मेरे को स्टूडेंट्स ने ये बताया है कि मैम हमने पहले सोचा कि हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है,
पहली बात तो उन लोगों के पास कोई मटेरियल नहीं था, उन्होंने वीडियो से ही पढ़ा है, यूट्यूब की वीडियो से कंटेंट जो था उन्हीं से पढ़ा है जो मिला है, ठीक है, क्योंकि वो पहला बैच रहे हैं। इसके अलावा एंड टाइम पे क्या था कि उन्हें डेजर्टेशन भी कंप्लीट करनी थी, ठीक है, और डेजर्टेशन में क्या था कि काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ जाते हैं, वेदर यू आर अ पीएचडी स्टूडेंट और अ यूजी स्टूडेंट। आपका यही रहता है कि लास्ट मिनट पे काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ जाते हैं। आपकी फिर लास्ट में जब डेजर्टेशन होती है, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपको अपना तैयारी भी करनी होती है, और उसी टाइम पे आपके एग्जाम, प्रैक्टिकल सब, तो दे वॉज लाइक वेरी बर्डन, कि बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए, बर्डन हो गया कि अरे यार इतनी सारी चीज़ें कैसे कैसे करें, तो उन्हें बहुत दिक्कत हुई। बट आपके साथ ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो पूरा मटेरियल है। मैम कहाँ है मटेरियल? कॉलेज स्टडी ड्यू पे, कॉलेज स्टडी ड्यू पे पूरा मटेरियल है। ये जो सब्जेक्ट मैं बता रही थी ना आपको, बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि इतना टिपिकल सब्जेक्ट है, सीरियसली यू नीड टू रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक मत ले लेना। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, यू नीड टू स्टडी फ्रॉम द डेट टू डे, ठीक है, आज से ही डे 1 से आपको पढ़ना पड़ेगा, और एटलीस्ट 3 बार इसके नोट्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें इतने सारे ग्राफ हैं ना, इतने सारे ग्राफ हैं कि आपको याद रखने में बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। ऑल्सो जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना आप लोगों का, तो थोड़ा और हार्ड ही आएगा, वो तो पहला बैच था, तो उनका क्वेश्चन पेपर भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि ये यूनिट 1 से क्वेश्चन आ गया, ये यूनिट 2 से क्वेश्चन आ गया, नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो यूनिट 1 और यूनिट 4 के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आया हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 यूनिट 3 के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आया था। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मिक्स करके आए हुए थे और आपको एनालाइज करके प्रॉपर आंसर लिखना था। बहुत आसान नहीं था कि रट्टाफिकेशन करके आप चले गए, ठीक है। तो क्या करना है, आज से ही कॉलेज स्टडी ड्यू पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, प्लस नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे नोट्स बने हुए हैं, प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, इंक्लूडिंग ग्राफ है, उसमें डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, सारे टॉपिक बहुत ढंग से कवर करे हुए हैं। आपको अभी से ये सब्जेक्ट अपना पढ़ना चाहता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो भी डीएससी सब्जेक्ट होगा आप उसे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा आपका डीएससी सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कई सारे डीएससी सब्जेक्ट मैंने करा रखे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो मैंने करा रखा है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डीएससी सब्जेक्ट होगा तो मैं अभी से उसे पढ़ाना शुरू कर दूंगी। देखो, अगर आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट है और आपने ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग पढ़ रखा है तो आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा आसान पढ़ने वाला है, इतना हार्ड आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपका बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी है तो ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट होगा ऑफकोर्स, बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल भी है और इसमें लास्ट में जाके न्यूमेरिकल भी आते हैं। मैम न्यूमेरिकल भी आते हैं? हाँ, बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी में आपको एक न्यूमेरिकल तो क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, क्योंकि हमेशा से आता रहा है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। बात रही बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले स्टूडेंट्स की, जिनका पेपर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो गाइस देखो, तुम्हारा पेपर टफ तो है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले सको, ठीक है। मैं ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बहुत जल्दी शुरू कराने वाली हूँ और मैं पूरा इसको पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, तो आपको बस साथ साथ पढ़ते रहना है। मैं ऐसा करूँगी कि वीक में 2 से 3 वीडियो डालूंगी, बट मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि अगर मैंने 2 वीडियो भी डाली हैं, गैप पे डालूंगी, सो दैट यू कैन गेट अ टाइम टू लर्न और आप उसे देख के पूरा समझ सको, रिवाइज कर सको, बिकॉज आई नो आप लोगों का डिसर्टेशन है, आप लोगों का एकेडमिक प्रोजेक्ट है, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा। यू नीड टू बी हार्ड वर्क फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्रेडिट का तो आपका वही है, ठीक है। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की मैं 2 से 3 वीडियो वीक में डालूंगी, बट मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप उसे साइमल्टेनियसली पढ़ते रहोगे, एंड वक्त के लिए नहीं छोड़ोगे। आपका जो डीएससी सब्जेक्ट है वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, लेकिन जो डीएसई होगा वो तो आप पे डिपेंड करता है, और कोशिश करना ज़्यादा अपने आप पे बर्डन मत लेना। मैं बता रही हूँ, आपकी डिसर्टेशन, आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, आपको बहुत डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। तो अपने जो भी डीएससी सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे उनका सिलेबस देखना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखना, और कोशिश करना इजी से इजी डीएससी आप ले सको, बिकॉज आपका एम होना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इजी से इजी डीएससी लेना, कोशिश करना कि थोड़ा थ्योरी ओरिएंटेड ले सको जो आपको ईजिली समझ आ रहा है, ठीक है।
एंड ऑल्सो द सोल स्टूडेंट, आपका जैसे ही सब्जेक्ट पता चलता है DSE वाला, DSC तो सभी का सेम ही रहेगा, ठीक है। DSE का आपको जैसे ही सब्जेक्ट पता चलता है प्लीज़ कमेंट, मैं उसे स्टार्ट करूँगी, कोशिश करूँगी कि जितने ज़्यादा हो सके मैं DSE सब्जेक्ट आपके कवर करा दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो सिलेबस के स्ट्रक्चर की पूरी PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ताकि आप वहाँ से बड़ी आसानी से चीज़ें देख सको। ऑल्सो मैंने अभी सिर्फ सिलेबस डिस्कस करा है, बट मैं स्टार्टिंग से ही कहती हूँ कि सिलेबस में से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये आपकी गाइडलाइन बताती है। तो मैं देख रही हूँ कि अगर कोई लेटेस्ट गाइडलाइन आती है तो मैं वो डिस्कस करूँगी आपके DSC DSE सब्जेक्ट की, वरना पिछले साल की गाइडलाइन मैं आपको बता दूंगी और फिर हम पढ़ना शुरू कर देंगे। DSE सब्जेक्ट जो है आपका, DSC आपका जो बिजनेस एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी गाइडलाइन तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड भी है जो पिछले साल की है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अपना वो वाला सब्जेक्ट तो पढ़ना शुरू कर दो, वेट मत करो किसी भी चीज़ का। सो थैंक